नमस्कार। कोर्ट मैरिज की विशेषता ये है, एक तो इसे परफॉर्म करना बहुत ही आसान है। दूसरा, मेल या फीमेल किसी भी कास्ट के हों वो कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसमें कास्ट का कोई बाउंडेशन नहीं है। कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से गवर्न होती है। तो आज के इस टॉपिक में हम कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस 3 पॉइंट्स के द्वारा समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कोर्ट मैरिज करने के लिए एलिजिबल कौन है। सेकंड पॉइंट, कोर्ट मैरिज का प्रोसीजर क्या है और इसमें कितना एक्सपेंसेज आता है। थर्ड पॉइंट, क्या कोर्ट मैरिज की सूचना परिवार वालों को दी जाती है या परिजनों को दी जाती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए कोर्ट मैरिज का प्रोसेस समझते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि शादी करने के लिए एलिजिबल कौन है। मेल की एज 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। फीमेल की एज 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। मेल या फीमेल पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। यदि शादीशुदा हैं तो ऐसी स्थिति में यदि मेल शादीशुदा है तो उसकी वाइफ की डेथ हो गई होनी चाहिए या उनका डाइवोर्स हो गया होना चाहिए। फीमेल यदि शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में उसके या तो हस्बैंड की डेथ हो गई होनी चाहिए या उसका डाइवोर्स हो गया होना चाहिए। दोनों में से कोई भी पक्षकार ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र नहीं करना चाहिए जिससे कि वो शादी परफॉर्म करने के लिए अनफिट हो या बच्चे का प्रोटेक्शन करने के लिए अनफिट हो। दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए क्योंकि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता है। दोनों को इंसैनिटी का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। यदि इंसैनिटी का दौरा पड़ता है तो ऐसी स्थिति में उन दोनों की शादी नहीं हो सकती है। दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन की डिग्री से बंधे हुए नहीं होने चाहिए, अर्थात दोनों में प्रोहिबिटेड रिलेशन नहीं होना चाहिए। एक मेल और फीमेल का रिलेशनशिप प्रोहिबिटेड तब होता है यदि वो स्क्रीन पे नज़र आ रहे 37 रिश्तों में से किसी एक रिश्ते में आते हैं। जैसे यदि मेल और फीमेल का रिश्ता मदर सन का है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। फादर्स विडो है तो उनकी शादी नहीं हो सकती। मदर्स मदर है उनकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह यदि मेल और फीमेल के बीच इन 37 रिलेशनशिप में से कोई एक रिलेशनशिप है तो वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, उनकी शादी नहीं हो सकती। इसी प्रकार स्क्रीन पे जो 37 रिलेशन की लिस्ट है, फीमेल यदि मेल के साथ इनमें से किसी भी एक रिश्ते के तहत आती है तो ऐसी स्थिति में भी उन दोनों का रिलेशन प्रोहिबिटेड रिलेशन माना जाता है और उनके बीच में शादी नहीं हो सकती है। ये रिलेशनशिप हाफ और यूट्रिन ब्लड और फुल ब्लड के बीच में भी लागू होती है। इसी प्रकार इललेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप और लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप में भी लागू होती है और साथ ही साथ अडॉप्शन और ब्लड की जो रिलेशनशिप होती है उसमें भी प्रभावी होती है। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि मैरिज का प्रोसीजर क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या एक्सपेंडिचर आता है। डॉक्यूमेंट्स में ब्राइड और ग्रूम दोनों का एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ चाहिए होता है, जिसके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th या 12th की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट आदि डॉक्यूमेंट काम में लिए जा सकते हैं। यदि ब्राइड पहले से शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में उसका डाइवोर्स का ऑर्डर या उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। इसी प्रकार यदि हस्बैंड पहले से शादीशुदा है तो ऐसी स्थिति में उसके डाइवोर्स ऑर्डर की कॉपी या अगर उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा विटनेसेस के एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होते हैं। ब्राइड और ग्रूम के एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में वो मैरिज के लिए अप्लाई करते हैं उसमें ब्राइड या ग्रूम दोनों में से कोई एक 30 दिन या उससे ज़्यादा से रह रहा होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर अपॉइंट किए हुए हैं। ब्राइड और ग्रूम मैरिज ऑफिसर को ये नोटिस देते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। इसे हम आसान भाषा में यूँ भी कह सकते हैं कि ब्राइड और ग्रूम मैरिज ऑफिसर को एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि वे शादी करना चाहते हैं। उसके पश्चात मैरिज ऑफिसर उस नोटिस को नोटिस बोर्ड पे पब्लिश करता है और शादी के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट करता है कि यदि किसी को इस शादी से आपत्ति है तो वो 30 दिन में अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी शादी को लेकर ऑब्जेक्शन फाइल करता है तो मैरिज ऑफिसर 30 डेज में उन ऑब्जेक्शन को डिसाइड करता है और उसके बाद शादी परफॉर्म हो जाती है। जो ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं वो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाए जा सकते कि कोई व्यक्ति शादी से खुश नहीं है या शादी के लिए परमिशन नहीं देना चाहता। केवल मात्र वही ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं जैसे दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में हैं
मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र हैं, एज कंप्लीट नहीं है, जो पहले पॉइंट में एलिजिबिलिटी थी सिर्फ उन्हीं के संबंध में ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्शन और नहीं उठाया जा सकता है। यदि मैरिज ऑफिसर इस निर्णय पर पहुंचता है कि ऑब्जेक्शन सस्टेन करते हैं, अर्थात वो पहले पॉइंट में जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं करते हैं, तो वो ऐसी शादी परफॉर्म करने से मना कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्राइड और ग्रूम उस ऑर्डर के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज में काफ़ी नॉमिनल खर्चा आता है। हर स्टेट ने हालांकि इसके लिए अलग अलग फीस प्रिस्क्राइब की हुई है, लेकिन फिर भी 1000 रुपये से ऊपर इसमें खर्चा नहीं जाता है, जिसमें टाइपिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, डिक्लेरेशन भी टाइप हो जाता है। तो सभी खर्चा भी हम अलग अलग जोड़ें तो भी 1000 रुपये से ऊपर का एक्सपेंसेस इस कोर्ट मैरिज में नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि क्या कोर्ट मैरिज की इन्फॉर्मेशन फैमिली मेम्बर्स को दी जाती है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग मैरिज ऑफिसर नोटिस बोर्ड पे मैरिज की सूचना को पब्लिश करता है और ऑब्जेक्शन इनवाइट करता है। ब्राइड और ग्रूम ने जिस मैरिज ऑफिसर के यहाँ अप्लाई किया है, जिस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई किया है, यदि वो उस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ के भी वो परमानेंट रेजिडेंट है, वहाँ के मैरिज ऑफिसर को उस नोटिस की एक कॉपी भेजी जाती है और वहाँ पे उसे पब्लिश कराया जाता है। तो इस बात की पूर्ण संभावना रहती है कि फैमिली मेम्बर्स को कोर्ट मैरिज का पता चल जाता है। आज के इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यतो धर्मस्ततो जयः।